मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री के बारे में आगे की चर्चा करें। पिछली चर्चा में हमने प्रधानमंत्री के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनकी चर्चा की थी और इंग्लैंड में इसकी क्या परंपरा रही और उन परंपराओं का निर्वाह किस प्रकार से विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने किया, सम्राटों ने किया, जनता ने पूरा साथ दिया, इसकी हमने चर्चा की थी। आज हम अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में इन चीजों की चर्चा करें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में संविधान में स्पष्ट उपबंध है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो संविधान स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब इस नियुक्ति में इतना सहज और सामान्य चीज नहीं है, क्योंकि भारत में बहुदलीय पद्धति है। अब बहुदलीय पद्धति में परेशानी यह होती है कि हो सकता है लोकसभा के चुनाव में, जिसे आम निर्वाचन कहते हैं, आम निर्वाचन में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले। यदि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिले तो संसदीय सरकार के संचालन में अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं और वह सरकार, जो सरकार बनती है, मिलीजुली सरकार जब बनती है, तो वह अपने कार्यकाल के विषय में निश्चिंत नहीं रह पाती। तो भले ही राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, लेकिन भारत में संसदीय व्यवस्था है और बहुदलीय पद्धति होने के कारण कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है राष्ट्रपति को। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें कि यदि मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में या आम निर्वाचन में लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला। स्पष्ट बहुमत का मतलब है कि कुल सदस्य संख्या का आधा से एक अधिक, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में 51% मत कहते हैं। 51% यदि सदस्यता किसी एक दल को मिल गई तो उसके दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। यदि मान लीजिए किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब क्या होगा? तो राष्ट्रपति के पास कुल 4 विकल्प हैं। उनमें पहला विकल्प है, यदि चुनाव के पहले कुछ दलों ने मिल करके कोई गठबंधन बनाया और एकजुट होकर के यह गठबंधन चुनाव लड़ता है, तब उस गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। चुनाव पूर्व गठबंधन होना चाहिए। यदि चुनाव के पहले कुछ दल मिलकर के यह तय करते हैं कि हम अपना अगला चुनाव एक साथ लड़ेंगे, तो वह गठबंधन यदि पर्याप्त सफलता प्राप्त कर लेता है तो उस गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि मान लीजिए गठबंधन किसी कारण से बहुमत जुटाने में सफल नहीं है, असमर्थ है, तब राष्ट्रपति क्या करेगा? लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा। पहला है चुनाव पूर्व गठबंधन, पहला है स्पष्ट बहुमत, दूसरा है चुनाव पूर्व गठबंधन, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति के पास कि सबसे बड़े दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा और उससे कहेगा कि वह अपना बहुमत इतने दिन के अंदर साबित करके दिखाए। यदि वह भी नहीं हुआ तो चुनाव बाद बने गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और उसको भी कहता है कि वह अपना बहुमत सिद्ध करके दिखाए। बहुमत को सिद्ध करना लोकसभा के अंदर होता है, लोकसभा के बाहर नहीं होता। मतलब कभी भी प्रधानमंत्री अपना बहुमत साबित करना चाहता है
या उससे कहा जाता है कि आप अपना बहुमत से साबित करके बताइए, तो लोकसभा की बैठक में ही मतदान के द्वारा वह बहुमत सिद्ध करता है। तो इतने 4 प्रकार के विकल्प राष्ट्रपति के पास होते हैं और राष्ट्रपति क्रमशः इनका पालन करते हुए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यदि मान लीजिए लोकसभा में कोई सरकार काम कर रही है और उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति सबसे पहले विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए आमंत्रित करता है और उससे कहता है कि वह लोकसभा में इतने दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करके बताए। यदि सरकार चल रही है, उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ, तब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तब राष्ट्रपति विरोधी दल के नेता को आमंत्रित करता है। यदि विरोधी दल का नेता बहुमत साबित नहीं कर पाता या अपनी असमर्थता दिखाता है, तो राष्ट्रपति इस बात की संभावना को देखता है कि कौन सा गुट, कौन सा दलों का समूह सरकार बनाने में सक्षम है। इसकी संभावनाओं को देखते हुए फिर राष्ट्रपति कार्य करता है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ये सामान्य से परंपराएं हैं और ये इन परंपराओं को सर्वोच्च न्यायालय भी मान्यता दे चुका है और अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं प्रायः इन्हीं परंपराओं का पालन करते रहे। अब इसके बाद देखें प्रधानमंत्री की सदस्यता। प्रधानमंत्री की सदस्यता के बारे में संविधान मौन है। संविधान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि प्रधानमंत्री, स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री अमुक सदन का सदस्य होगा, कहीं नहीं है। बस उसके बारे में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है और यदि वह सदन का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर वह संसद का सदस्य बनेगा। 6 माह से अधिक समय तक वह बिना सदस्य होकर मंत्री नहीं बन सकता और इसी में प्रधानमंत्री भी निहित है। मतलब यह है कि उसे केवल संसद का सदस्य होना चाहिए। अब संसद के चूंकि 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि उसे लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का भी कोई सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। अभी तक का हमारा अनुभव यह है कि अधिकांश प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते रहे हैं और कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी नियुक्त हुए हैं जो लोकसभा का सदस्य नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे। जैसे HD देवेगौड़ा और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2 प्रसिद्ध उदाहरण हैं जब ये राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी देश के प्रधानमंत्री के पद पर काम किया इन्होंने। अब प्रश्न ये उठता है, थोड़ी सी विडंबना है, देखिएगा कि लोकसभा प्रधानमंत्री कौन होता है? वह लोकसभा के बहुमत दल का सदस्य होता है। अब यहां पर कितनी बड़ी विडंबना है कि लोकसभा का बहुमत दल का नेता राज्यसभा का यदि सदस्य होता है तो कितनी बड़ी विडंबना है संसदीय शासन के लिए कि लोकसभा का सबसे बड़ा दल का नेता लोकसभा का सदस्य नहीं है और राज्यसभा का सदस्य होता है। ये उचित नहीं है, क्योंकि मंत्री परिषद की पूरी उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होती है। इसलिए प्रधानमंत्री को प्रथम सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि द्वितीय सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बनता है तो उसे हम बैक डोर एंट्री कह सकते हैं। यह उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री बनता है तो वह जनता को उतनी अच्छी तरह से संबोधित नहीं कर पाता जैसा कि एक लोकसभा का सदस्य कर पाता है। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यदि लोकसभा का सदस्य होता है तो वह जनता के बीच लोकप्रिय होता है। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को और नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री
दोनों की तुलना करके देखिएगा। और यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री त्याग पत्र कब देगा? जब मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। तो सोचिए कि यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा, मतलब मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देगा, और वह लोकसभा का सदस्य यथावत बने रहेगा, काम करते रहेगा, तो यह कम से कम संसदीय शासन के लिए उचित नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, वहां पर प्रथम सदन का ही सदस्य लोकसभा का नेता और प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होता है। और चूंकि भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, और इसलिए भारत के राजनीतिक दल इस प्रावधान का पूरा फायदा उठाते हैं और किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बना करके उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर देते हैं। ये भारतीय राजनीतिक दलों के द्वारा किया गया पूरा काम है। यदि कोई भी सरकार चाहती तो इस प्रावधान में आवश्यक संशोधन किया जा सकता था। अभी भी उचित होगा कि इस प्रावधान में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि द्वितीय सदन का कोई व्यक्ति लोकसभा के बहुमत दल का नेता नहीं बनना चाहिए। अब देखें, अभी तक हमने, अब दूसरी चीज, कोई गैर सदस्य भी प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति यह देखता है, दो चीजें देखता है, मूलतः दो चीजें देखता है, दो तीन चीजें देखता है। जैसे एक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और तीसरी चीज देखता है कि वह किसी लाभ के पद पर न हो। इन तीनों चीजों को देख करके राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है और उसे कह सकता है कि आप इतने दिन के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत साबित करके बताइए। जैसे 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, उस समय नरसिम्हा राव किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जब वो नियुक्त हो गए तब उन्होंने 6 माह के अंदर नांदियाल आंध्र प्रदेश से चुनाव लड़ करके लोकसभा की सदस्यता प्राप्त की थी। तो लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, और गैर सदस्य भी प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। अब थोड़ा सा देखें राजनीति के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कुछ जो राजनीति अभी तक चलती आ रही है उस पर थोड़ा सा विचार करें। जब 1950 में देश में नया संविधान लागू हुआ, या इसके पहले से 1946 से मान लीजिएगा, 1946 से लेकर के 1950 तक, 1949 तक कहिएगा, या 26 जनवरी 1950 के पहले तक प्रधानमंत्री पद के 2 दावेदार थे, एक पंडित नेहरू, दूसरे सरदार पटेल। तो इसके पीछे की राजनीति या इतिहास छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री के पद पर पंडित नेहरू ने पद ग्रहण किया। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे सरदार पटेल, लेकिन सरदार पटेल अपनी सीमाओं को जानते थे। वो कभी भी पंडित नेहरू से इस विषय में कोई विवाद नहीं करते थे। दिसंबर 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हुई और सरदार पटेल की मृत्यु के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई भी व्यक्ति कांग्रेस दल में नहीं रहा। और पंडित नेहरू के नेतृत्व में 1952 में पहला इलेक्शन, 1957 में दूसरा चुनाव, 1962 में तीसरा चुनाव, ये तीनों चुनाव लड़े गए और इन तीनों चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और स्पष्ट बहुमत से भी अधिक बहुमत प्राप्त हुआ। जब तक पंडित नेहरू रहे, निर्विवाद रूप से कांग्रेस के नेता बने रहे और उनके नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नेता दल में नहीं था। 1964 में जब पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो प्रभारी प्रधानमंत्री के रूप में, या प्रधानमंत्री का पद रिक्त नहीं माना जाता, तो राष्ट्रपति ने
तत्कालीन मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। ठीक, गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने। अब कांग्रेस संसदीय दल ने अपनी मीटिंग बुलाई और उसमें नेता का चुनाव करवाने का काम किया। 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के पद के लिए दो दावेदार थे, एक लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे मोरारजी देसाई। अब चुनाव होने के पहले कांग्रेस के नेताओं ने इसके बारे में लोकसभा के सदस्यों से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों से थोड़ा सा जानकारी प्राप्त किया कि किसके पक्ष में ज्यादा लोग समर्थन में हैं, किसके पक्ष में ज्यादा सदस्य हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व को यह पता चला कि लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में अधिक लोगों का समर्थन है, मोरारजी देसाई के पक्ष में कम लोग हैं। तो मोरारजी देसाई को समझाया गया, वो मान गए और उसके बाद फिर कांग्रेस संसदीय दल ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना नेता नियुक्त किया और इस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और उन्होंने फिर अपना कामकाज संभाला। 1966 के जनवरी माह में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। अब फिर से गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री बने। हम काम चलाऊ भाषा में, हम बोलचाल की भाषा में प्रभारी प्रधानमंत्री या काम चलाऊ प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन संविधान में प्रभारी या काम चलाऊ प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। चूंकि तात्कालिक रूप में किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करना जरूरी होता है, इसलिए राष्ट्रपति ने 1964 में और 1966 में दोनों ही अवसरों पर गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। तो इसके बाद फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और वहां पर फिर से नेता का चुनाव करने की बात आई। तो यहां पर पुनः नेता पद के दो दावेदार थे, एक श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे पुराने मोरारजी देसाई। इसके बाद में फिर से सर्वेक्षण हुआ, जानकारी ली गई कि किसके पक्ष में ज्यादा लोग हैं, ज्यादा सदस्य हैं। तो वहां पर फिर से पता चला कि मोरारजी देसाई के पक्ष में ज्यादा सदस्य नहीं है, श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में ज्यादा सदस्य हैं। तो मोरारजी देसाई को समझाया गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो चुनाव लड़ूंगा। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता का चुनाव हुआ, दो दावेदार थे, दो अभ्यर्थी थे, श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। श्रीमती इंदिरा गांधी को अधिक सदस्यों का समर्थन मिला, मोरारजी देसाई को कम मिला और इस प्रकार से कांग्रेस संसदीय दल ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना नेता चुना और इस प्रकार 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने देखा कि मोरारजी देसाई महत्वपूर्ण नेता तो हैं और कांग्रेस के बहुत से लोग उनके समर्थन में भी है, पक्ष में भी है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया, मोरारजी देसाई का और उनके गुट का समर्थन प्राप्त करने के लिए मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और उन्हें एक महत्वपूर्ण विभाग वित्त मंत्रालय दिया। वैसे उप प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी यहां पर चर्चा करें कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का कोई उल्लेख नहीं। तो फिर उप प्रधानमंत्री कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए या एक गुट का समर्थन प्राप्त करने के लिए या किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को लॉलीपॉप देने के लिए किसी को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, लेकिन वह शपथ लेगा मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के पद पर शपथ नहीं लेगा, क्योंकि संविधान में प्रावधान ही नहीं है। तो सरदार पटेल का समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें पंडित नेहरू ने उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कोई भी मंत्री उप प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हुआ। 1966 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने मोरारजी देसाई को वित्त मंत्रालय दिया और उन्हें भी उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसके बाद के वर्षों में
जब श्रीमती गांधी की स्थिति अच्छी स्ट्रांग हो गई तो उन्होंने क्या किया, एक बार विदेश यात्रा पर गए और विदेश यात्रा पर जब भी प्रधानमंत्री जाएगा तो वह वरिष्ठ मंत्री को चार्ज दे देगा। यदि वरिष्ठ मंत्री के अलावा वो उप प्रधानमंत्री है तो उसको भी चार्ज दे देगा, उसको सबसे पहले प्राथमिकता देगा। तो जब श्रीमती गांधी विदेश यात्रा पर गई तो उन्होंने प्रभार उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को नहीं दिया, किसी दूसरे मंत्री को दे दिया। जब श्रीमती गांधी विदेश यात्रा से वापस आई तो मोरारजी देसाई ने उनसे पूछा, आपने हमें चार्ज क्यों नहीं दिया? तो श्रीमती गांधी ने कहा, उप प्रधानमंत्री के पद का कोई महत्व नहीं है, वह तो आपको संतुष्ट करने के लिए उप प्रधानमंत्री का पद हमने दिया है। इसके बाद श्रीमती गांधी ने कुछ दिनों के अनंतर मोरारजी देसाई से वित्त मंत्रालय छीन लिया और उसे एक छोटा सा मंत्रालय दे दिया। मोरारजी देसाई ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। अब चले पुनः प्रधानमंत्री की ओर। तो श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी। उनके नेतृत्व में 1967 में लोकसभा के चुनाव हुए। इस 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। तब श्रीमती गांधी ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से अपना मंत्रिमंडल बनाया। इसी बीच 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। वी गिरी वर्सेस नीलम संजीवा रेड्डी, आपको पिछली चर्चा में पता होगा। तो इसको लेकर के कांग्रेस का विभाजन हुआ। दो कांग्रेस बने, एक को कहा गया सत्ता कांग्रेस जिसकी नेता श्रीमती गांधी थी, दूसरे को कहा गया संगठन कांग्रेस जिसके नेता कामराज वगैरह वगैरह थे। भारत में सत्ता पर जो व्यक्ति रखता है वह उसके पीछे सब लोग जाते हैं, क्योंकि भारत में लोगों को सत्ता प्रिय है और विशेष करके राजनीतिक दलों को तो बहुत ज्यादा सत्ता प्रिय होती है। तो श्रीमती गांधी के नेतृत्व में सत्ता कांग्रेस बनी और फिर श्रीमती गांधी के नेतृत्व में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, उस 1971 के युद्ध में भारत की विजय हुई। तो श्रीमती गांधी ने इस लोकप्रियता को भुनाने के लिए 1971 में लोकसभा को भंग करवा दिया और नए चुनाव की घोषणा की। इस चुनाव में चूंकि श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत को विजय मिली थी, इसलिए कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से अधिक सीटें लोकसभा में प्राप्त करके अपना विजयश्री का जश्न मनाया। तो जब तक श्रीमती गांधी रही इस पद पर, आगे चलकर के 1977 तक श्रीमती गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने वाला कोई भी दूसरा नेता देश में नहीं रहा, कांग्रेस में नहीं रहा। उन्होंने एक छत्र रूप में 1977 तक राज्य किया और 1975 से 77 तक जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आंतरिक आपातकाल की घोषणा करवाई और जिस प्रकार से बहुत ज्यादा गड़बड़ियां की, शक्ति का दुरुपयोग किया गया, संविधान के साथ खेला गया, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए मन चाहे संशोधन किए गए, सभी विरोधी दल के नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया, ये सब चीजें हुई। तो 1977 में जब लोकसभा के नए चुनाव हुए तो श्रीमती गांधी न केवल स्वयं परास्त हुई, अपितु कांग्रेस का सुपड़ा भी साफ हो गया। जनता दल या जनता पार्टी के गठबंधन को बहुमत मिला और मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। यह 1950 के बाद पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन था। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व को उसके जनता दल के जितने भी सहयोगी दल थे, उन्होंने कोई चुनौती दे दिया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उनके बाद उन्होंने मुश्किल से 2-2.5 साल काम किया कि जनता दल में फूट पड़ी और चरण सिंह अपने 77 सहयोगियों के साथ जनता दल से अलग हो गए और उन्होंने सरकार को, राष्ट्रपति के सामने दावा किया कि मोरारजी देसाई ने, प्रधानमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया है, हमें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया।
उसमें राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी ने दोनों से, मोरारजी देसाई से और चरण सिंह से, उन्होंने कहा कि आप हमारे समर्थकों की सूची दी। तो मोरारजी देसाई ने 232-36 इस प्रकार से कुछ सदस्यों का नाम लिस्ट दे दिया। चरण सिंह ने भी उससे ज्यादा लोगों का लिस्ट बनाकर दे दिया। ये संभव नहीं हो पाया कि किसके पक्ष में ज्यादा सदस्य हैं, किसके पक्ष में कम सदस्य हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे सदस्य थे जिन सदस्यों का नाम दोनों की सूची में था। तब नीलम संजीवा रेड्डी ने कांग्रेस, क्योंकि उसमें दूसरी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस विरोधी दल के रूप में काम कर रही थी, इसलिए कांग्रेस के नेता YB चौहान को उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए आमंत्रित किया और उससे कहा कि आप इतने दिन के अंदर अपना बहुमत साबित कीजिए। YB चौहान ने कहा कि मैं बहुमत साबित करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। जब YB चौहान ने इंकार कर दिया, तब नीलम संजीवा रेड्डी ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया और उनसे कहा कि आप 1 माह के अंदर या एक निश्चित अवधि के अंदर अपना बहुमत साबित करके बताइए। चरण सिंह जब जनता पार्टी से अलग हुए थे तो कांग्रेस ने राजनीति की भाषा में, कूटनीति की भाषा में चरण सिंह को समर्थन देने का वादा किया था, कूटनीति की भाषा। और जब चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए तब चरण सिंह पुनः कांग्रेस के पास गए और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस ने कुछ शर्तें बताई। चरण सिंह ने कहा यह शर्त मैं पूरा नहीं करूंगा। तो कांग्रेस ने समर्थन के मामले में ठेंगा दिखा दिया। आजकल इस ठेंगा को लाइक कहते और उस जमाने में इसको ठेंगा कहते थे। तो चरण सिंह इस प्रकार से लोकसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाए। उन्होंने लोकसभा को फेस ही नहीं किया और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस प्रकार से एक दल बदलू लोगों का मंत्रिमंडल अकाल मृत्यु के ग्रास में समा गया। पूरे भारतीय इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में एकमात्र चरण सिंह की सरकार ऐसी थी जो दल बदलुओं से लेकर के, दल बदलुओं को मिला करके सरकार बनी थी और वह लोकसभा को फेस नहीं कर पाई। ये चरण सिंह तक की कहानी है। आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।